प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेकंड पेपर पढ़ेंगे जिसका नाम है नाटक और निबंध। इसमें दो नाटक है, भारत दुर्दशा और ध्रुव स्वामिनी, और दूसरी जो इकाई है वह निबंध संग्रह है और 10 निबंध दिए हुए हैं। जिनमें पहला निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। इस निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो आज हम साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास इसी निबंध पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम लेखक परिचय। भारतेंदु के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का नाम भारतेंदु के बाद आता है। वे हिंदी गद्य के निर्माताओं में है। भट्ट जी का जन्म जून 1844 ईस्वी में तथा मृत्यु 1914 में हुई। निबंधकार और पत्रकार के रूप में भट्ट जी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ भी लिखी है, किंतु निबंधकार के रूप में उनकी विशिष्ट पहचान है। उन्होंने अपने युग के लेखकों को लिखने और हिंदी के विकास की भी प्रेरणा दी थी। भारतेंदुकालीन लेखकों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे, अर्थात पत्रिकाओं का संपादन करते थे। भारतेंदु जी की प्रेरणा से भट्ट जी ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, जिसे उन्होंने 33 वर्षों तक निकाला। तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो उसका उत्तर है हिंदी प्रदीप। भट्ट जी का ये प्रयास हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक युग में उनकी असाधारण सामर्थ्य एवं लगन का सूचक है। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरक, व्यक्तित्व प्रधानता एवं कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने साहित्यिक निबंध में 1000 के करीब निबंध लिखे, जिनमें से 100 निबंध तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुछ लोग उन्हें हिंदी का एडिशन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो आंसर है बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों की जो भाषा है वह सरल, मुहावरेदार और शब्द चयन की दृष्टि से वे उदार दृष्टिकोण रखते हैं और निबंध खड़ी बोली में ही लिखे हैं। व्यंग्य, कटाक्ष, भावनाओं का कृत्रिम आवेग आदि की उनके निबंधों की विशेषता हैं। अब हम पढ़ते हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। फिर पढ़ने से पहले ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो निबंध और नाटक है उनमें से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, साथ में व्याख्या भी आती है। तो व्याख्या के लिए पूरे निबंध का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो हम देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिप्लुत रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य को समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य, मतलब सार्वभौमिक सभी देशों का साहित्य, यानी कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के, जिस देश का वह साहित्य है, उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। अर्थात मनुष्य के हृदय का आदर्श रूप होता है। रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि साहित्य साहित्य में क्या होता है, समाज का प्रतिबिंब होता है। अर्थात साहित्य समाज से ही उपजता है। साहित्य का जो जन्म है वह समाज से ही होता है। समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। जो जाति जिस समय जिस भाव से, अर्थात जो जाति जिस समय जिस भाव से युक्त होती है, उस समय उसी प्रकार का साहित्य लिखा जाता है। वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी और प्रकट होते हैं। क्योंकि जिस समय जिस जाति में जो भाव रहता है और वह जिस साहित्य की रचना करती है, वे भाव उस जाति के साहित्य में भी अभिव्यक्त होते हैं। जैसे मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त, किसी प्रकार की चिंता से दोलित रहता है, अर्थात मनुष्य
क्रोधित, चिंतित या दुखी रहता है या चिंता से घिरा हुआ रहता है, अस्थिर रहता है, उस समय उसका मन उत्पन्न परिस्थिति से व्यथित और चंचल होने के कारण निराशा, उदासी और मलिन सा रहता है। किसे? निराशा, उदासी और मलिन से रहता है। अर्थात जब हम चिंता करते हैं तो आंतरिक चिंता का जो भाव है हमारे बाहरी मुखड़े पर भी दिखलाई देता है। उस समय उनके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, और इतना ही नहीं, कंठ से जो स्वर निकलता है वह भी या तो फूटे ढोल समान बेसुरीला होता है, अर्थात उनकी जो आवाज़ होती है उसमें लय नहीं होता, लय, सुर, ताल आदि कुछ भी दिखलाई नहीं देता है, मात्र विकृत सा नज़र आता है। उनका सुर कैसे हो जाता है? विकृत हो जाता है, तालहीन, बेसुरीला, बेलय। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हुए नृत्य करता है, अर्थात वही चित्त जब आनंद की अनुभूति करता है, अर्थात सुख की अनुभूति करता है, सुखी होता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है और सुख में ही अपने मन को लगाए रहता है, उस व्यक्ति का मन आनंद से पूरित रहता है, सुख विलास में डूबा रहता है। ऐसी स्थिति में उसका जो चेहरा है वह भी खिलता हुआ नजर आता है। ठीक है। उस समय मुख विकसित कमल सा, कैसा लगता है मुख? मानो कोई विकसित कमल हो, अर्थात कमल के समान खिला हुआ नजर आता है। नेत्र मानो हंसते हुए, और जो खुशी है उसके नेत्रों से भी प्रकट होती है। और अंग अंग चुस्ती चालाकी से प्रहरी की तरह फरका, उसके अंग प्रत्यंग में एक फुर्ती सी रहती है। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमद कोकिल के कंठरव से भी अधिक मीठी, और उसके कंठ से उस समय जो आवाज़ प्रवाहित होती है वह कोयल से भी मधुर प्रतीत होती है, वह मीठी और मन को भाने वाली लगती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुलंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, और यह नहीं है कि एक ही देश में ऐसा हो, प्रत्येक देश के साहित्य का यही नियम होता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, तो कभी को शोक आदि परिताप जनित हृदय बरादरी करुणा निस्तम, सभी को वीरता गर्व से बाहुबली के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्ति के उनमें से चित्त की दुर्बलता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक भावों का उद्गार होता है। देखो, इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के संबंध में इस अनुलंघनीय प्राकृतिक नियम का, अर्थात उस समय उसकी जो स्वर लहरी है वह मधुर प्रतीत होती है, और जो अनुलंघनीय जो प्राकृतिक नियम है ये सब पर ही समान रूप से लागू होता है। जैसे जिसमें कभी को जैसे क्रोध, प्रेम, शोक आदि के कारण हमारा हृदय कभी दुखी हो जाता है, करुणा से युक्त हो जाता है, तो कभी वीरता से, उसमें जो वीरता है साहस का अहम भी उसके अंतर्गत संचरित हो जाता है। तो भराव सिंहनाद कभी भक्ति के उनमें से और कभी हमारे हृदय में भक्ति का संचार होता है, और चित्त की द्रव्यता का परिणाम, और हमारे चित्त यदि द्रवीभूत होता है, अर्थात हम अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप अश्रुपात आदि, तो हमारे नेत्रों से अनायास ही आंसू टपकने लग जाते हैं। अर्थात कहा भी जाता है ना कि आंसू सुखी में ही, और कभी खुशी के आंसू होते हैं तो कभी दुख के आंसू होते हैं। तो इस प्रकार जब हम करुणा, वीरता आदि का एहसास करते हैं, तब भी हमारे हृदय गदगद होने के कारण अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। इसलिए साहित्य को यदि जन समूह के चित्त का चित्रपट कहा जाए, इसलिए साहित्य को कहा जाए कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी स्थितियाँ रहती है उन सब का असर उस साहित्य पर पड़ता है। इसी कारण से साहित्य को सामाजिक चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा जाता है। सामाजिक चित्तवृत्ति का मतलब है कि साहित्य में समाज जैसा सोचता है उसी प्रकार का वर्णन किया जाता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें
मानव मन की जितनी भी भावनाएं हैं उनका चित्रण रहता है। इसलिए यदि किसी देश का इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास से देखिए ना, किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल उस देश का जान सकते हैं। अर्थात इतिहास से मैं तो बाहरी जो आक्रमण होते या बाहरी कैसा हमारा बाहरी जीवन कैसा रहा था इसका चित्रण रहता है। लेकिन साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब आंतरिक भाव प्रस्फुटित हो जाते हैं। लेकिन यदि हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य का अनुशीलन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे जितने भी आंतरिक भाव है वो सभी भाव उसके अंतर्गत प्रकट हो जाते हैं। अर्थात साहित्य में केवल बाहरी जीवन का ही चित्रण नहीं रहता, बल्कि आंतरिक मनोभावों का, हमारी जीवन दृष्टियों का उसमें उल्लेख होता है। इसलिए साहित्य के अनुशीलन से, अध्ययन से हमारी आँखों के सामने हमारे जो विचार है वो साकार हो उठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है या साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। इसी कारण साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है। और ये व्याख्या कि इसीलिए साहित्य को यदि जन समूह का चित्रपट यहाँ से और ये अंत तक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से।